नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। तो बुलेटिन में आपको दिखाएंगे वो तमाम खबरें जो दिन भर की सुर्खियां रही। शुरुआत करेंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की खबर के साथ। गृह मंत्री ने वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उद्घाटन किया है। दिल्ली के तुगलकाबाद में लगाया गया प्लांट में कूड़े से बनाई जाएगी बिजली और खाद। रोजाना 2000 टन कूड़े का होगा निस्तारण। गाजीपुर में एक और प्लांट बनाने की योजना है। बीजेपी को 17 साल बाद दिल्ली का कूड़ा याद आया है। आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर ये तमाम आरोप भी अब लगा दिए हैं। तो प्लांट में कूड़े से बनाई जाएगी बिजली और खाद। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उद्घाटन खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। वहीं गाजीपुर में एक और प्लांट बनाने की योजना भी रखी गई है और आम आदमी पार्टी ने निशाना साधा है कि भारतीय जनता पार्टी को 17 साल बाद दिल्ली का कूड़ा याद आया है। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की आखिरकार खासियत क्या है, जिसे दिल्ली के तुगलकाबाद में लगाया जा रहा है, जिसका उद्घाटन खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। एमसीडी चुनाव से पहले दिल्ली में हलचल तेज हो गई है। दिल्ली में कूड़े वाली सियासत। अमित शाह ने वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उद्घाटन किया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर और साथ ही अहम खबर भी हो जाती है, क्योंकि दिल्ली जो कूड़े के ढेर से यहाँ पर पूरी तरीके से दबी हुई है, उसे लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अब यहाँ वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उद्घाटन किया है। और आम आदमी पार्टी हालांकि अब इस पर निशाना साध रही है। आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी का कहना है 15 साल बाद 17 साल बाद अब भारतीय जनता पार्टी को याद आ रहा है कि दिल्ली में कूड़े के ढेर है। बीजेपी ने 3 कूड़े के पहाड़ बनाए और अब 16 करने की तैयारी है। तो आम आदमी पार्टी की तरफ से ये जो तमाम आरोप है वो लगाए जा रहे हैं। लेकिन ऐसे में आपके लिए ये जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है कि आखिरकार ये जो प्लांट लगाया गया है उसकी खासियत क्या है और किस तरीके से यहाँ कूड़े से बिजली बनाई जाएगी। तो ये ग्राफिक्स भी आपको दिखाते हैं। हालांकि आज वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उद्घाटन जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कर दिया है। अब आपको दिखाते हैं वो ग्राफिक्स जिसमें ये समझाएंगे आपको कि आखिरकार किस तरीके से वेस्ट टू एनर्जी प्लांट की खासियत है। दिल्ली के तुगलकाबाद में ये प्लांट लगाया जा रहा है, जिसका उद्घाटन आज खुद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा किया गया है। प्लांट में कूड़े से बनाई जाएगी बिजली। कूड़े के निस्तारण के लिए यह प्लांट से 25 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। प्लांट से 25 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। और कहीं ना कहीं दिल्ली एनसीआर के लिए भी ये खबर अहम हो जाती है, क्योंकि कूड़े से एक तो निस्तारण मिलेगा और दूसरी तरफ बिजली भी मिलेगी। प्लांट में कूड़े से खाद बनाने का भी काम किया जाएगा। और हमारे सहयोगी नमित भी इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। नमित, जिस तरीके से आज इस प्लांट का उद्घाटन किया गया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, किस तरीके से दिल्ली वासियों के लिए, दिल्ली एनसीआर के लिए आखिरकार ये लाभकारी होने वाला है? देखिए, बिल्कुल तुगलकाबाद के अंदर जो लैंडफिल साइट है उसके पास इस वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। हालांकि इस प्लांट के उद्घाटन के बाद ही इस पर राजनीति भी लगातार शुरू हो गई है, लेकिन इस प्लांट के शुरू होने के बाद जो वहां पर कूड़ा है उसके द्वारा बिजली बनाई जाएगी। इसके अलावा जो खाद है वो भी बनाया जाएगा इस मशीनों के द्वारा। लेकिन इसके बाद लगातार आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर हो रही है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि एमसीडी चुनाव सर पर है, एमसीडी चुनाव आने वाले हैं। यही वजह है कि ये फर्जी उद्घाटन जो है वो बीजेपी के द्वारा किए जा रहे हैं। साथ ही आम आदमी पार्टी का ये भी कहना है कि आखिर पिछले 17 सालों से इन कूड़े के पहाड़ की याद क्यों बीजेपी को नहीं आई, क्योंकि आने वाले दिनों में आम आदमी पार्टी ने यह भी दावा किया है कि फिलहाल दिल्ली के अंदर 3 कूड़े के पहाड़ हैं, लेकिन बीजेपी 16 नए कूड़े के पहाड़ बनाने की तैयारी कर रही है। तो ऐसे में वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उद्घाटन केवल एक मात्र फर्जी उद्घाटन है, ऐसा खुद सुबह निगम के जो प्रभारी है आम आदमी पार्टी के एमसीडी के दुर्गेश पाठक, उन्होंने ये बड़ा दावा किया है। और सुबह हमने देखा कि एक तरफ
गृह मंत्री अमित शाह उधर उद्घाटन कर रहे थे वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का, तो दूसरी तरफ भलसवा लैंडफिल साइट पर भी जो कि एक कूड़े का पहाड़ है काफ़ी बड़ा, वहाँ पर सैकड़ों की संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जाते हैं। वहाँ पर वो कहते नजर आते हैं कि यहाँ के लोग किस तरीके से इस कूड़े के पहाड़ के बीच रहते हैं। इस बात की जानकारी भी अमित शाह को लेनी चाहिए, उनको यहाँ पर आना चाहिए। तो कह सकते हैं मीनाक्षी की एमसीडी चुनाव से पहले ये जो 3 कूड़े के पहाड़ हैं, जो कि आज के समय में कहे तो दिल्ली की एक पहचान बनते जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं राजनीति, ये जो एमसीडी चुनाव है इसका एक अहम मुद्दा होने जा रही है। बिल्कुल, लेकिन ऐसे में ये भी बेहद अहम हो जाता है। दिल्ली सरकार जो कि लगातार ये कहती है कि हम फ्री बिजली के वादे करती है, फ्री बिजली देने की बात कहती है, दिल्ली सरकार को भी कहीं ना कहीं इससे फायदा होगा ना कि अगर कूड़े का निस्तारण एक तरफ और दूसरी तरफ बिजली का उत्पादन। देखिए, आम आदमी पार्टी ये कह रही है, आम आदमी पार्टी ने टाइमिंग पर सवाल उठाया। आम आदमी पार्टी कह रही है कि आखिर अब तक इस तरीके के जो वेस्ट टू एनर्जी प्लांट है इससे पहले क्यों नहीं उद्घाटन किए गए, और क्या केवल वेस्ट टू एनर्जी प्लांट का उद्घाटन करना ही केवल इन कूड़े के पहाड़ों का विकल्प है। क्योंकि गाजीपुर में भी इससे पहले वेस्ट टू एनर्जी प्लांट चल रहा है, लेकिन वहां पर अभी भी आप देखिए कि बड़े बड़े कूड़े के जो पहाड़ है गाजीपुर के अंदर, वो भी अभी भी वहां पर बना हुआ, उसका कोई परमानेंट सोल्यूशन जो है वो नहीं निकल सका है। तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि आखिर अभी तक 17 सालों के अंदर एमसीडी के अंदर बीजेपी की सरकार थी दिल्ली के अंदर, तो उन्होंने क्यों इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं ढूंढा, ताकि वहां जो ये कूड़े के पहाड़ हैं, 3 जगह कूड़े के पहाड़ हैं, ओखला, गाजीपुर और भलसवा लैंडफिल साइट, यहाँ के आसपास जो लोग रहते हैं वो कितने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं, उस गंदगी के बीच में रहने को मजबूर हैं। तो क्या अभी तक 17 साल के अंदर अंदर बीजेपी कोई ऐसा प्लान लेकर नहीं आई जो कि यहाँ से परमानेंट इन कूड़े के पहाड़ को हटाया जा। आम आदमी पार्टी ये भी दावा कर रही है कि अगर निगम के अंदर उनकी सरकार बनती है तो उनके अंदर एक काफी लंबा एक प्लान है जिसके तहत इन तीनों कूड़े के पहाड़ को वो हटा सकेंगे। ठीक है नमिता, आप हमारे साथ बने रहिए। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मोहन भागवत से मुलाकात की है। सीएम योगी ने धर्मांतरण समेत कई मामलों पर चर्चा की है। दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक चर्चा हुई है। जनसंख्या नीति बनाने की मांग पर कायम है आरएसएस। जनसंख्या असंतुलन को बताया देश के लिए खतरा। आरएसएस के सम्मेलन में उठी नीति बनाने की मांग। इस वक्त की बड़ी खबर जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लेकर के ये खबर थी कि मुलाकात करने वाले हैं, लेकिन ये मुलाकात अब हो गई है और जनसंख्या नीति बनाने की जो मांग है उस पर आरएसएस लगातार कायम है। और ऐसे में प्रयागराज जाकर के संघ प्रमुख मोहन भागवत से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ये मुलाकात बेहद अहम हो जाती है, क्योंकि आज सुबह जो बयान आरएसएस की तरफ से आया कि देश में घुसपैठिए बढ़ रहे हैं और ऐसे में देश की जो आबादी है उसमें संतुलन हो रहा है। 1947 का जिक्र भी लगातार यहाँ किया जा रहा है कि जनसंख्या वृद्धि और जनसंख्या असंतुलन का कारण ही 1947 का बंटवारा बना था और अब ये स्थिति ना बने, ऐसे में बेहद जरूरी हो जाता है कि जनसंख्या परिवर्तन पर यहाँ पर रोक लगाई जाए, लगाम लगाई जाए, जिसके लिए कानून भी बनाए जाए। मुलाकात जो प्रस्तावित थी, अब ये मुलाकात हो गई है। करीब 1 घंटे तक दोनों के बीच में चर्चा हुई है। जनसंख्या नीति बनाने की मांग पर आरएसएस हालांकि कायम है। आरएसएस का सम्मेलन जिसमें ये लगातार मांग उठाई जा रही है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाया जाए और ऐसे में प्रस्तावित जो बैठक थी वो बैठक अब हो गई है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे और प्रयागराज पहुंचकर उन्होंने मोहन भागवत से मुलाकात की है। तो देखिए आरएसएस लगातार ये वकालत करते रहता है कि देश में जनसंख्या पर नियंत्रण होना चाहिए और अब इसी को लेकर के कानून बनाने की मांग भी उठने लगी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुलाकात कर ली आरएसएस प्रमुख यहां पर मोहन भागवत से। 1 घंटे तक ये मीटिंग चली और अब आपको समझाते हैं ग्राफिक्स के जरिए कि आखिरकार आबादी में असंतुलन पर आरएसएस को टेंशन क्यों है। देश के लिए जनसंख्या विस्फोट घातक है, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कहना है। इसीलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगातार ये मांग कर रहा है कि देश में जनसंख्या को लेकर
करके कानून बनाया जाए। आरएसएस ने जनसंख्या नीति पर कानून बनाने की मांग की है। इसके पहले दशहरा के मौके पर भी इसी तरीके की मांग की गई थी और यहाँ फिर से एक बार ये मांग की गई है। बांग्लादेशी घुसपैठ से असंतुलन, धर्मांतरण से घट रही है हिंदुओं की आबादी, ये आरएसएस का कहना है। आरएसएस लगातार इस बात पर जोर दे रहा है कि बांग्लादेशियों या रोहिंग्या जो भारत में घुसपैठ कर रहे हैं, उनकी वजह से हिंदुओं की आबादी पर खतरा मंडराने लगा है। भारत का विभाजन भी जनसंख्या असंतुलन के कारण हुआ, ये भी आरएसएस के द्वारा कहा जा रहा है कि 1947 में जो जनसंख्या की वजह से विभाजन हुआ था, वो विभाजन वाली स्थिति फिर से ना बने, इसके लिए बेहद जरूरी है कि यहाँ पर कानून बनाया जाए। आरएसएस की एक बैठक में जनसंख्या नियंत्रण पर चर्चा, लगातार ये चर्चा होती रहती है और आरएसएस की तरफ से ये मांग भी उठती रहती है कि अब वो वक्त आ गया है जब आपको देश में जनसंख्या पर कानून बनाना होगा। तो आरएसएस ने जनसंख्या नीति पर कानून बनाने की मांग की है। आबादी में असंतुलन पर आरएसएस को टेंशन बढ़ने लगा है और ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत की ये मुलाकात भी हो गई है। आरएसएस का कहना है कि बांग्लादेशी घुसपैठ से असंतुलन, धर्मांतरण से घट रही है हिंदुओं की आबादी, 1947 में यही भारत के विभाजन का कारण बना और भारत में यह स्थिति फिर से ना बने, इसलिए बेहद जरूरी है कि जनसंख्या नियंत्रण किया जाए और इस पर कानून भी बनाया जाए। कानून बनाने की मांग लगातार आरएसएस के द्वारा की जा रही है। प्रयागराज में एक बैठक में फिर से ये मांग उठी और उसके बाद प्रयागराज मुलाकात करने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां उन्होंने मोहन भागवत से मुलाकात की। प्रयागराज जाकर के ये मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत के बीच में जनसंख्या नीति पर यहाँ चर्चा और लगातार आरएसएस की तरफ से ये मांग कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनाया जाए और ऐसे में ये जो बैठक हुई है वो बेहद अहम हो जाती है। और सहयोगी अभिनव हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रयागराज से अधिक जानकारी के साथ। प्रयागराज में ये मुलाकात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की और साथ ही यहाँ डॉक्टर मोहन भागवत की, किस तरीके से ये बेहद अहम हो जाती है और आखिरकार जो ये मुलाकात हुई है उस मुलाकात के बाद क्या जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बन सकता है, ऐसी कोई संभावना अभिनव? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं कि प्रयागराज में जो मुलाकात मोहन भागवत और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच में हुई है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इस मामले को होगा क्योंकि जनसंख्या वृद्धि को लेकर संघ ने बहुत चिंता जाहिर की है। कल ही आपने देखा कि दत्तात्रेय हसबोले ने बाकायदे कहा कि उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में जिस तरह से जनसंख्याएं वृद्धि होती जा रही है और घुसपैठिए जो बांग्लादेश से या अन्य देशों से जो घुसपैठिए लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर कि पश्चिम बंगाल के बाद घुसपैठिए बांग्लादेशी सबसे ज्यादा घुसपैठ कर चुके हैं। ये एक बहुत चिंता का विषय है और इसी को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को आज बाकायदे मोहन भागवत ने बुलाया था और बैठक हुई, काफी देर तक उनकी चर्चा हुई और चर्चा इस बात पर हुई कि सिविल कोड जो है, कॉमन सिविल कोड पर जो है चर्चा हो, उसको इम्प्लीमेंट किया जाए और सबसे बड़ी बात यह है कि जो घुसपैठिए लगातार उत्तर प्रदेश में हैं उस पर एक सख्त कानून बनाया जाए ताकि ये घुसपैठिए यहाँ पर न घुसपैठे और जनसंख्याओं में जो वृद्धि हो रही है, जो बाहरी लोगों की वृद्धि हो रही है, ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। अगर इसी तरह से होता रहा तो कहीं ना कहीं जो है देश के जो विकास है, जो वृद्धि है, उस पर कमी आएगी और ये एक बड़ा समस्या, क्योंकि 1947 के बाद जिस तरह से हिंदू बढ़े थे और उसके बाद आज 100 करोड़ की आबादी है, लेकिन अगर आप देखिए तो देश की जो आबादी है वो लगभग 150 करोड़ पहुंच चुकी है और 150 करोड़ के में अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस बात के पक्षधर है कि जनसंख्या नियंत्रण पर कानून बनना चाहिए और ऐसे में ये मुलाकात बेहद अहम हो जाती है। बहुत शुक्रिया अभिनव आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। पटाखों के बैन पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई चल गई है। बैन के आदेश को चुनौती वाली याचिका पर यह सुनवाई चली है। मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, अभी सुनवाई उचित नहीं, हाईकोर्ट ने यह कह दिया है। दिल्ली में 1 जनवरी 2023 तक पटाखों पर बैन लगाया गया है और इसी को लेकर के यहाँ पर याचिका डाली गई थी, लेकिन अब ये कहा गया हाईकोर्ट की तरफ से कि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लंबित है उस पर सुनवाई नहीं की जाएगी। 1 जनवरी 2023 तक पटाखों पर बैन लगाया गया है। ऐसे में आने वाले
दिन में जब दिवाली आएगी तो उस दौरान पटाखों का शोर हो सकता है, जिसकी वजह से पर्यावरण प्रदूषण भी हो सकता है। और ऐसे में ये कहा जा रहा था कि पटाखे बैन दिल्ली में 1 जनवरी 2023 तक, लेकिन इस पर याचिका डाली गई है दिल्ली हाईकोर्ट में। दिल्ली हाईकोर्ट का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में जो मामला लंबित है उस पर सुनवाई नहीं की जाएगी। और चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि आखिरकार ये ट्रैकर नीति क्या है, जिसे लेकर के हाईकोर्ट में यहाँ पर यह याचिका डाली गई थी और इस पर सुनवाई की मांग की गई थी। पटाखे फोड़ने पर अब जेल होगी। दिल्ली में पटाखे फोड़ने पर 200 रुपए जुर्माने के साथ 6 महीने की जेल होगी, ये कह दिया गया है। हालांकि मुख्यमंत्री के द्वारा अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि अगर दिल्ली में पटाखे फोड़ते हुए मिल गए तो 200 रुपए का जुर्माना और 6 महीने की जेल हो जाएगी। पटाखा बनाने या बेचने पर 3 साल की सजा के साथ 5000 रुपए का जुर्माना है। जब दिवाली आती है, दिवाली के बाद प्रदूषण का स्तर दिल्ली में बढ़ जाता है, ऐसे में घुटन होती है और इसी वजह से ये जो तमाम प्रयास है वो किए जा रहे हैं प्रदूषण को काबू करने के लिए। दिल्ली सरकार जन जागरूकता अभियान भी चलाएगी, अभियान चला रही है और इसी के साथ दिल्ली में प्रदूषण कम करने की दरअसल ये कवायद है। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी की 408 टीम एक्टिव की गई है। ये टीम पूरी तरीके से जायजा लेंगी कि आखिरकार कहाँ ये जो नीति बनाई गई है उसका वहां पर पालन नहीं किया जा रहा है। दिवाली पर हर साल खराब हो जाती है दिल्ली की आबो हवा और ऐसे में बेहद जरूरी है कि दिल्ली की आबो हवा और दिल्ली के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए ये नियम बनाए गए हैं। दिल्ली में पटाखे फोड़ने पर 200 रुपए का जुर्माना और 6 महीने की जेल, तो इस तरीके से यहाँ पर ये बात कह दी गई है। लेकिन अब इसे लेकर के यहाँ पर ये जो याचिका है वो भी डाल दी गई है। सहयोगी नमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमित, बहुत पहले दिल्ली सरकार ने ये सारी चीजें कहती थी। दिल्ली सरकार 15 से 16 सूत्रीय चीजें यहाँ पर लिख करके एडवाइजरी में जारी कर दी थी कि अगर दिल्ली में पॉल्यूशन रोकना है तो ये सारी चीजें आपको माननी पड़ेंगी। इसमें ये बात भी शामिल थी कि पटाखे आप नहीं फोड़ सकते हैं। देखिए, बिल्कुल सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी 14 सितंबर को डीपीसीसी यानी कि दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने 1 जनवरी तक दिल्ली के अंदर पटाखों पर बैन लगाया था और उसके कुछ दिन बाद ही दिल्ली सरकार ने दिल्ली के अंदर पोल्यूशन को कम करने के लिए 15 सूत्री विंटर एक्शन प्लान लागू किया था। और कल अगर हम बात करें, कल जो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री है गोपाल राय, उनकी तरफ से कहा गया कि अब दिल्ली के अंदर अगर आपने पटाखे छुड़ाए तो आप पर 200 रुपए का जुर्माना और 6 महीने की जेल भी हो सकती है। इसके साथ साथ ये भी कहा गया कि जो लोग पटाखे बनाते हैं घर पे या फिर पटाखे का भंडारण करते हैं या फिर पटाखे बेचते हैं, उन पर 5000 रुपए का जुर्माना और 3 साल तक की जेल हो सकती है। आज जो है कई जो ऐसी संस्थाएं थी जिन्होंने सुप्रीम हाई कोर्ट के अंदर याचिकाएं डाली थी कि इस पर रोक हटाई जाए, लेकिन हाई कोर्ट ने उन याचिकाओं पर विचार करने से मना कर दिया है। उसके पीछे 2 तर्क हाई कोर्ट ने दिए हैं। पहला तर्क ये कि ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक याचिका इसी मामले में लंबित है, तो हाई कोर्ट का ये कहना है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर उस मामले पर सुनवाई नहीं हो जाती तब तक हाई कोर्ट इस मामले पर कोई विचार नहीं करेगा। इसके अलावा अब ये क्लियर हो जाता है क्योंकि हाई कोर्ट ने भी अब ये मोहर लगा दी है कि 1 जनवरी 2023 तक दिल्ली के अंदर पटाखे छुड़ाने पर प्रतिबंध लगातार जारी रहेगा। और कल गोपाल राय ने यह भी कहा कि हमने जो नियम कायदे बनाए हैं दिल्ली के अंदर पोल्यूशन को रोकने के लिए या फिर पटाखों पर बैन के लिए, उसके लिए 408 टीमों का गठन किया गया है, जिसमें 1289 सदस्य रहेंगे जो कि दिल्ली के अंदर जो नियमों का उल्लंघन करेंगे लोग उन पर कार्रवाई करेंगे। तो ऐसे में दिल्ली के अंदर प्रदूषण पर लगाम लगे। बिल्कुल नमित, क्योंकि दिवाली आने वाली है और दिवाली के बाद सबसे ज्यादा जो आबो हवा खराब होती है वो दिल्ली और दिल्ली एनसीआर की होती है और ऐसे में बेहद जरूरी हो जाता है कि ये नियम कायदे बनाए जाए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बात अब उत्तराखंड की। उत्तराखंड के 2 दिवसीय दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पीएम मोदी कल करेंगे केदारनाथ बद्रीनाथ धाम के दर्शन। पीएम बनने के बाद 6वीं यात्रा है। केदारनाथ में विकास परियोजनाओं का करेंगे अवलोकन। 21 अक्टूबर को केदारनाथ जाएंगे पीएम मोदी, 22 अक्टूबर को बद्रीनाथ के करेंगे दर्शन। तो इस वक्त की बड़ी खबर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ केदारनाथ बद्रीनाथ के 2 दिवसीय दौरे पर रहने वाले हैं। 21 और 22 अक्टूबर को उनका ये दौरा प्रस्तावित है। सुबह 7:30 बजे देहरादून पहुंचेंगे, उसके बाद 8:30 बजे बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन करने के लिए रवाना हो जाएंगे। और साथ ही खबर ये भी है कि उत्तराखंड से लगते आखिरी गांव माड़ा में वो जा सकते हैं, वहां लोगों से, ग्रामीणों से मुलाकात कर सकते हैं। इतना ही नहीं, जो सैनिक है उनसे भी वो वहां पर मुलाकात कर सकते हैं और उनके साथ दिवाली सेलिब्रेशन में भी वहां शामिल हो सकते हैं।
हालांकि मौसम को लेकर के ये जानकारी आ रही है कि 5 दिन का अलर्ट यहाँ पर जारी किया गया है मौसम विभाग के द्वारा, क्योंकि लगातार यहाँ पर बर्फबारी का सिलसिला भी जारी है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जो दौरा है वो 2 दिवसीय दौरा है और इस 2 दिवसीय दौरे के पहले खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए थे, जिन्होंने जायजा लिया कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं। प्रधानमंत्री जब पहुंचेंगे तो इस बात का भी जायजा लेंगे कि निर्माण और विकास कार्य किस गति से आगे बढ़ रहे हैं। रोपवे का शिलान्यास भी प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाएगा। तो पीएम बनने के बाद प्रधानमंत्री की ये 6वीं यात्रा है और इस यात्रा के संबंध में आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि प्रधानमंत्री 21 और 22 अक्टूबर को केदारनाथ बद्रीनाथ के दौरे पर रहने वाले हैं। कल करेंगे केदारनाथ बद्रीनाथ धाम के दर्शन और रात्रि विश्राम भी यही करेंगे। उत्तराखंड का ये 2 दिवसीय दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इस दौरान कई विकास कार्यों का वो जायजा भी लेंगे और साथ ही रोपवे का शिलान्यास भी करेंगे। माड़ा पहुंचेंगे और माड़ा में लोगों से मुलाकात भी करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और इसके पहले खुद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी केदारनाथ बद्रीनाथ के दौरे पर गए, तमाम जायजा लिया कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ विकास कार्य किए जा रहे हैं और साथ ही किस तरीके की तैयारियां की जा रही है।